सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, लक्ष्य व्यापार घटना संग्रह में फिर से एक बार आपका स्वागत है। ये हमारा एक 71 लेक्चर का सीरीज़ है जिसमें हम लोग 71वीं बीपीएससी के पूरे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जिसमें ऑलरेडी हम लोग जो 12 लेक्चर शुरू के हुए हैं उसमें नवंबर और अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग दिसंबर महीने के करंट अफेयर से शुरू करेंगे 2024 के। इस सीरीज़ में हम लोग हर दिन 10 टॉपिक और 10 एमसीक्यू को कवर करते हैं। 10 टॉपिक में 2 नेशनल, 2 इंटरनेशनल, 2 बिहार स्पेशल और 4 मिसलेनियस कवर किया जाता है। चलिए हम लोग नेशनल न्यूज़ जो है आज का उसको शुरुआत करते हैं उससे। तो सबसे पहला न्यूज़ है पुष्पक भट्टाचार्य कमेटी। देखिए, पुष्पक भट्टाचार्य कमेटी जो है वो आरबीआई के द्वारा दिसंबर में कमेटी अनाउंस किया गया है और ये एक 8 मेंबर की कमेटी है। किस लिए बनाया गया है? टू डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री एआई। इसका नाम क्या दिया गया है? फ्री एआई, फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट फ्री, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। तो एआई का इस्तेमाल फाइनेंशियल सेक्टर में एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो सके और एथिकल मैनर में, उसके लिए एक उसकी चीज़ को देखने के लिए कमेटी बनाई गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से कि पुष्पक भट्टाचार्य कमेटी इज रिलेटेड टू व्हाट, या फिर आरबीआई ने जो एआई के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में कमेटी बनाई है उसको चेयरमैन कौन है। ठीक है, पुष्पक भट्टाचार्य जो एक प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, कहाँ पे? आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया वन नेशन वन इलेक्शन बिल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे एक बार कि यूनियन कैबिनेट जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर था उसने 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बिल को अप्रूवल दिया है उसका पेश होने के लिए। एक है वन नेशन वन इलेक्शन, दोनों उसी से रिलेटेड है, मतलब एक संविधान में अमेंडमेंट करने के लिए एक बिल आया है और दूसरा बिल जो है वो यूटीज़ के इलेक्शन कराने को लेकर आया है। ठीक है, वो नॉर्मल एक कानून को अमेंड करने वाला बिल है। तो पहले हम लोग अमेंडमेंट वाले बिल की बात करते हैं। तो इस बिल का जो नंबर है, देखिए ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अमेंडमेंट पास हो जाते हैं ना वो लगभग लोगों को याद रहता है। तो लेकिन जो बिल नंबर होता है ना वो आप शायद याद नहीं रख पाए, इसीलिए इसका याद रख लीजिएगा। 129th अमेंडमेंट बिल है ये। जब ये पास हो जाएगा तो फिर ये भले उस टाइम पे 107वां या 108वां जो भी अमेंडमेंट एक्ट बने, बट बिल नंबर क्या है? 129th। ये इनेबल करेगा कि जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के जो टर्म है वो सिंक्रनाइज हो जाए और उनका इलेक्शन एक साथ से कराया जाए। ठीक है, इसके लिए एक आर्टिकल ऐड हो रहा है 82A। कौन सा आर्टिकल? 82A ऐड हो रहा है जो कहेगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए। और इस आर्टिकल के अंदर एक अपॉइंटेड डेट डिसाइड होगा। क्या डिसाइड होगा? अपॉइंटेड डेट। तो जो भी अपॉइंटेड डेट क्या होगा, मान लीजिए कि इस अमेंडमेंट एक्ट के पास होने के बाद, यहाँ पे आपको एक सेकंड में अच्छे से बता दूं। हाँ, यहाँ देखेंगे ध्यान से, जो भी अपॉइंटेड डेट है, मान लीजिए कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ इस अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद। ठीक है, तो लोकसभा का जो फर्स्ट मीटिंग होगा उसके बाद, फर्स्ट मीटिंग, तो सपोज एग्जांपल लेते हैं, कोई डेट ले लेते हैं, 25 जून को पहली मीटिंग हुई लोकसभा की इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, ये कहलाएगा अपॉइंटेड डेट। और यहां से ही 5 साल का टर्म काउंट होगा। अब इसके बीच में जितने भी स्टेट असेंबलीज या लोकसभा भी अगर डिसॉल्व होती है तो बीच में जो इलेक्शन करा के जो इलेक्शन के द्वारा जो दोबारा से एसएलए या लोकसभा इलेक्ट होगा वो केवल, जैसे अभी 25 जून 2025 चल रहा है ना, तो केवल रिमाइंडर ऑफ द टर्म सर्व करेगा, यानी कि 25 जून 2030 से ज़्यादा वो सर्व नहीं करेगा। ये अपॉइंटेड डेट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसके बाद आर्टिकल 83 को, आर्टिकल 172 को भी अमेंड करना होगा, क्योंकि जहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है और ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा किसी स्टेट असेंबली का, किसी का कम करना पड़ेगा। और 327 जहाँ पे पार्लियामेंट का पावर है कि वो इलेक्शन से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन मतलब कानून बना सकता है, ये तीनों को अमेंड किया गया है। इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा अमेंड करने की कोशिश की जा रही है। और जो दूसरा बिल लाया जा रहा है वो यूटीज़ के लिए है, तो यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल, जो कि लोकसभा का इलेक्शन जो है, जो 3 यूटीज़ जहाँ पे इलेक्शन होने हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, उनको भी यो लोकसभा के इलेक्शन के साथ कंडक्ट कराने की बात की जा रही है इसके थ्रू। ठीक है, चलिए अगला, चाइनाज CR-450 बुलेट ट्रेन ब्रेक्स स्पीड रिकॉर्ड। तो इंटरनेशनल में हम लोग अगर पहला न्यूज देखें तो चाइना का CR-450 जो है एक बुलेट ट्रेन है, उसने स्पीड रिकॉर्ड तोड़ दिया अपना ब्रेक। ठीक है, मतलब ब्रेक किया है। अभी ध्यान देना यहाँ पे आपको कि हाल ही में इस बुलेट ट्रेन ने, जिसका नाम CR-450 है, इसने एक रिमार्केबल स्पीड अचीव किया है, दैट इज 450 किलोमीटर पर आवर, 280 माइल्स हो गया टेस्टिंग के दौरान।
और ये जो है अगर आप देखेंगे इसके पहले जो CR400 फुक्सिंग ट्रेन था उसका जो हाईएस्ट स्पीड रीच किया गया था वो 350 किलोमीटर पर आवर था। ये काफ़ी ज़्यादा उससे लगभग 100 किलोमीटर पर आवर आप देख रहे हैं कि इसका जो है टेस्टिंग में स्पीड ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो CR450 बुलेट ट्रेन चाइना का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, 450 किलोमीटर पर आवर का स्पीड क्लॉक किया गया है। देन ट्रैजिक प्लेन क्रैश इन साउथ कोरिया। नाउ प्लेन क्रैश इंडिया में भी अभी हो चुका है, तो उसके कारण से अभी रिसेंट में अगर कोई ऐसा न्यूज़ है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो साउथ कोरिया में दिसंबर महीने में एक प्लेन क्रैश हुआ था और इसमें टोटल 181 जो लोग थे उसमें 177 की डेथ हो गई थी। ठीक है, 4 में से 2 क्रू मेंबर सर्वाइव किए थे, 2 का कोई अता पता नहीं लगा, तो उसके बारे में भी ये न्यूज़ में नहीं आ पाया था। इंसिडेंट में था एक जेजू एयर फ्लाइट जो रास्ते में था, बैंकॉक से मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहा था और 290 किलोमीटर जो सियोल से साउथ में लैंडिंग करते समय क्या हुआ, लैंडिंग करते समय ये आपको क्रैश कर गया। ठीक है, अगर इसकी डिटेल की बात करें हम लोग तो इस एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है वो था बोइंग 737-800 जिसमें 175 पैसेंजर थे और 6 क्रू मेंबर्स थे। ठीक है, और जब लैंडिंग की जा रही थी मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो कि 290 किलोमीटर है सियोल से साउथ में, वहां पर जाकर ये क्रैश कर गया। ठीक है, बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ देखते हैं पहला। तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024, तो ये जिस तरह से बहुत सालों से गुजरात में आप देखते हो वाइब्रेंट गुजरात, राजस्थान में रिसर्जेंट राजस्थान, ऐसा ही बिहार ने भी जो है वो अपना एक बिजनेस कनेक्ट शुरू किया है जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को ग्लोबली लोग यहाँ पे इन्वेस्टर्स आके उनको हम लोग बुला के चीज़ों को मतलब हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि यहाँ पे आके वो इन्वेस्टमेंट कर सके। इस बार का जो 2024 का बिहार बिजनेस कनेक्ट था वो 19 से 20 दिसंबर को ज्ञान भवन पटना में हुआ, जिसमें कि 80 देशों के डेलीगेट्स को होस्ट किया गया, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हम लोग अट्रैक्ट किए टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, MSME या लेबर सेक्टर में। इस पूरे के पूरे अगर आप देखेंगे इस 2 दिन में तो सेक्टोरल सेशन हुए, फिर से गवर्नमेंट की प्लेनरी हुई, बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग्स हुआ और कल्चरल साइट विजिट्स भी कराया गया नालंदा, राजगीर, बोधगया जैसे जगहों पे। लगभग इस बार जो है वो 1.8 लाख करोड़ जो है 1.8 ट्रिलियन जो अगर आप बात करेंगे जो पैसा है वो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए आया बिहार को। 2 दिन के समिट में टोटल 423 इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट साइन हुए और ये पिछली बार के जो 50,300 करोड़ था उससे काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हो 3 गुने से भी ज़्यादा ये है। ठीक है, और जो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है वो रेगुलरली इस प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगा जो कि ताकि इनका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इन एग्रीमेंट्स का हो सके। ठीक है, तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 19 से 20 दिसंबर 2024 कहाँ पे, ज्ञान भवन पटना। इस बार का जो टोटल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुआ वो 1.8 लाख करोड़ रहा। ठीक है, चलिए दूसरा न्यूज़ है आचार्य किशोर कुणाल। तो आचार्य किशोर कुणाल जो एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर थे बिहार से, और उनसे भी ज़्यादा वो जो फेमस थे वो किसके लिए थे, तो अयोध्या डिस्प्यूट में मीडिएशन और साथ ही साथ जो महावीर मंदिर ट्रस्ट जो फेमस ट्रस्ट है पटना का, बिहार का जो फेमस, उसका जो खोज किए थे उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल हॉस्पिटल्स जो है ये उनका एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा हमारे यहाँ पर। उनकी डेथ अभी हाल ही में 29 दिसंबर 2024 को हुई। ठीक है, हालांकि उनकी डेथ से जस्ट पहले 12 दिसंबर को उन्होंने फिर से एक पहला जो है मतलब एक नया हॉस्पिटल जो है पहला महावीर चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल को का भी उद्घाटन किया था। ठीक है, इनकी डेथ कार्डियक अरेस्ट से हुई है और इनके डेथ के बाद 26 जनवरी के अवसर पे पद्मश्री अवार्ड के दौरान इनको पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया है 2025 का। ठीक है, चलिए मिसलेनियस पहला न्यूज देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ एक्सो प्लैनेट K2-18b। ठीक है, अब ये नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है उसने एक डिस्कवरी किया है एक एक्सो प्लैनेट को ढूंढकर जिसका नाम दिया गया है K2-18b। ये एक हैबिटेबल जोन में है और कंडीशंस ऐसे यहाँ पे पाए जा रहे हैं जो कि वहाँ पर लिक्विड वाटर और पोटेंशियली आगे जाकर लाइफ जो है वो भी शायद होस्ट कर पाए। ये 124 लाइट ईयर दूर है अर्थ से, इसका 2.6 टाइम्स रेडियस है अर्थ का और जो मास है वो 8.6 टाइम्स ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि ये जो रीज़न है वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर सकता है और साथ ही साथ वहाँ के एटमॉस्फेयर में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड पाया गया है जिससे हैबिटेबल जोन जो है वो आइडेंटिफाई होता है। कोई भी जगह हैबिटेबल है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट 2 गैसेस के द्वारा जरूर आइडेंटिफाई होता है। तो ये एक एक्सोप्लैनेट जो है K2-18b वो खोजा गया किसके द्वारा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो नासा का है। ठीक है, नेक्स्ट वितुल कुमार। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया, वितुल कुमार को
एक्टिंग डायरेक्टर जनरल जो है सीआरपीएफ का वो अपॉइंट किया, क्योंकि अनीश दयाल सिंह जो थे उनका रिटायरमेंट हो गया था। ठीक है, अब ये जो है एक 1993 बैच के ऑफिसर है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। तो इज अ सीनियर इंडियन पुलिस ऑफिसर, और साथ ही साथ ये 1993 बैच के ऑफिसर है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो इनको एडिशनल चार्ज दिया गया एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ विपुल कुमार। महाराष्ट्र लॉन्चेस इट्स फर्स्ट मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट। तो महाराष्ट्र ने पहला भारत में बना हुआ सर्जिकल रोबोट को लॉन्च किया है, एसएसआई मंत्रा जो है वो, और इसको इंस्टॉल किया गया नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो पुणे में है। ठीक है, ये इसका अप्रूवल फाइनली जो है सरकार की तरफ से सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया था। इस एसएसआई मंत्रा जो है वो 5 रोबोटिक आर्म्स को बोस्ट करता है, जिसमें साथ साथ एक 3D HD हेडसेट भी है सर्जन्स के लिए, जिसमें कि एक विजन कार्ट है जो कि 3D 4K इमेजिंग तक प्रोवाइड करेगा सर्जरी के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एसएसआई मंत्रा क्या है, पहला भारत में बना हुआ सर्जिकल रोबोट कौन लॉन्च किया, महाराष्ट्र। लास्ट जिमी कार्टर। जिमी कार्टर जो 39वें राष्ट्रपति यूएस के थे, उनकी डेथ अभी हाल ही में हो गई। ठीक है, ये प्रेसिडेंट जो थे वो 1977 जनवरी से लेकर 1981 जनवरी तक सर्व किए थे। हालांकि इनकी प्रेसिडेंसी के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस इनको सामना करना पड़ा, जिसमें कि एक बहुत फेमस चैलेंज था ईरान का होस्टेज क्राइसिस, जो 444 दिन तक चला था, लगभग 1 साल से भी ज़्यादा। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को हैंडल किया, और साथ ही साथ इन्होंने 1979 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ट्रीटी कैंप डेविड अकॉर्ड जो है इसराइल और इजिप्ट के बीच में, वो भी ब्रोकर किया था। ठीक है, तो जिमी कार्टर का डेथ हुआ अभी, इसलिए आपको ध्यान में रखना। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो हाई एनर्जी स्टेरियोस्कोपिक सिस्टम हेस एक प्रोमिनेंट गामा रे ऑब्जर्वेटरी है, ये किस अफ्रीकन नेशन में इंस्टॉल्ड है। देखिए हेस जो है वो नामीबिया में इंस्टॉल्ड है। कहाँ पे, नामीबिया में इंस्टॉल्ड है। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन होस्टेड द ग्लोबल लेवल इंडिया ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम इन नवंबर 2024। देखिए भारत में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है, उसी ने दुनिया भर के लेवल का एक जो है, अगर आप देखेंगे, ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया 2024 नवंबर में। तो इसलिए ये न्यूज़ में आपको रहा था। नेक्स्ट, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रामप्पा टेम्पल। तो रामप्पा टेम्पल जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो ककटिया आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस माना जाता है। ये किस राज्य में है, तो ये है आपको तेलंगाना में। कहाँ पे है, तेलंगाना में है रामप्पा टेम्पल। साइक्लोन फेंगल। ठीक है, तो साइक्लोन फेंगल जो अभी रिसेंटली जिसने इंडियन ईस्टर्न कोस्ट को अफेक्ट किया, वो किस कंट्री के द्वारा उसका नाम दिया गया था। तो ईस्टर्न कोस्ट को ये अफेक्ट किया था, ये नाम दिया गया था सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो जो नोमेनक्लेचर है कि इस बार जैसे बांग्लादेश, इंडिया ऐसा करके ये सर्कुलेट करता है, तो वो फेंगल नाम जो है वो सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया गया। विच स्टेट लॉन्च द इनिशिएटिव मिशन अरुण हिमवीर टू बूस्ट मार्केट एक्सेस फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर। तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स के मार्केट के एक्सेस को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने मिशन अरुण हिमवीर स्कीम लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, सिद्धार्थ कौल जो अभी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट लिए, वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते थे। देखिए सिद्धार्थ कौल जो है वो एक फेमस, आप इंडियन क्रिकेट टीम में तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट आईपीएल में खेले हुए एक फेमस क्रिकेटर रहे हैं, और वो बॉलिंग करते थे। तो ये क्रिकेट विल बी द करेक्ट आंसर। उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया। स्कोच अवार्ड जो गवर्नेंस के लिए दिया जाता है, स्कोच अवार्ड, वो किस राज्य पर अभी दिया गया है, किसके लिए, शासन अपलियादारी गवर्नेंस इनिशिएटिव के लिए। देखिए शासन अपलियादारी जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, जहाँ पे डोर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं गवर्नेंस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, पंबन ब्रिज जिसका स्ट्रेटेजिक और हिस्टोरिकल दोनों सिग्निफिकेंस है, वो किन दो प्लेसेस को तमिलनाडु में जोड़ती है। तो पंबन ब्रिज कनेक्ट्स रामेश्वरम एंड मंडपम। ठीक है, किसको, रामेश्वरम आइलैंड और किसको, मेनलैंड में जो मंडपम है उसको जोड़ती है पंबन ब्रिज। Who was recently honored with the United Nations Global Excellence Award for Achievement in Healthcare and Philanthropy। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन का जो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड है हेल्थ केयर और फिलेंथ्रोपी में, वो बसंत गोयल को दिया गया है। किसको, बसंत गोयल को। और लास्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन स्टेट को पार्टनर स्टेट डिक्लेयर किया गया था हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए। तो नागालैंड का एक बहुत फेमस हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है, तो उसमें सिक्किम को एज अ पार्टनर स्टेट लिया गया था। यहाँ तक चलिए, तो ये हमारा डिस्कशन था, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है।
आपको बता दें कि टेलीग्राम पे इस पे निहित सर पॉलिटी इस टेलीग्राम चैनल पे नवंबर का तो पहले ही शेयर किया हुआ था, कंपाइल्ड इंग्लिश हिंदी दोनों में स्लाइड। दिसंबर अक्टूबर का नवंबर का भी शेयर कर दिया गया है, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। आज वाला स्लाइड भी वहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।